नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे रहेंगे। चलिए आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हमारे जो 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का 9th चैप्टर है, जिसका नाम है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी समान अनुपात और विलोम अनुपात। तो इस चैप्टर का रहेगा लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हम ये देखने वाले हैं क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी क्या होता है समान अनुपात, और उसका जो प्रैक्टिस साइड है यानी प्रसंग को भी हम क्या करेंगे आज सॉल्व करके ये लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है, यानी समान अनुपात होता क्या है। ठीक है, तब एक एग्जांपल से मैं इसको क्या करता हूँ समझाता हूँ। ये ले लूँ, मैं एक रोटी ले लेता हूँ। ठीक है, यह रोटी ले लेता हूँ मैं। अब इस रोटी को मैं दो पार्ट में क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, है ना। एक रोटी था, उसको दो पार्ट में कर दिया, यानी क्या हो गया ये 1/2, यानी 1/2। ठीक है, वैसे एक और लाइन अगर मैं मारता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 पार्ट हो गया। 2 लाइन मारा मैंने तो कितना पार्ट हुआ, 4 पार्ट हो गया। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लो, अगर मैं और लाइन मारता हूँ उसके बाद क्या हो जाएगा 3/6, यानी क्या बढ़ रहा है यहाँ पे, जैसे मैं लाइंस को बढ़ा रहा हूँ, यानी जितने पार्ट में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, जितनी भी लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ, उस लाइन ड्रॉ करने से उसके उतने सारे पार्ट्स हो रहे हैं। वैसे एक और लाइन ड्रॉ कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/8। समझ में आ गया। तो इधर हमें क्या समझ में आता है कि अगर मैं किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाता हूँ और उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, इसी को ही बोला जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी समान अनुपात। एक और एग्जांपल लेता हूँ, है ना। जैसे ये है क्या, अपना सन है, सूरज की गर्मी पड़ती है, यानी जैसे जैसे सन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, गर्मी भी बढ़ेगा, यानी धूप बढ़ा तो गर्मी बढ़ा। इसको ही बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी चीज़ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। वैसे ही अगर धूप कम हुआ तो गर्मी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये क्या हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी समान अनुपात। ठीक है, तो अब जो हम ये रोटी वाला एग्जाम्पल देख रहे थे उसको फिर से एक बार देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे मैंने लाइंस ड्रॉ किया है वैसे वैसे उसके पार्ट्स क्या होने लगे, इंक्रीज होने लगे, यानी लाइंस बढ़े तो उनके पार्ट्स क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, तो अगर मैं इस पार्ट को क्या करता हूँ, इनका एक रेशो बनाता हूँ। रेशो आप सब समझते हो, रेशो का मतलब क्या होता है, किसी भी दो चीज़ को सेम कैटेगरी को रेशो में लिखना। यानी अगर मैं 2 बॉटल लेता हूँ, दोनों बॉटल को मैं क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, है ना। अब ये बॉटल है, ये दोनों बॉटल को मैं क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ, ये कितना बड़ा है और ये कितना बड़ा है, यानी मैं इनकी हाइट को क्या कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, रेशो बोला जाता है ना। तो अभी हम देखने वाले हैं। चलिए, अब ये क्या है, अपना डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको मैं काट देता हूँ, 2 1 2, 2 2 4। तो ये आ क्या रहा है, 1/2। मैं कितना भी लाइन बढ़ा दूँ और बहुत सारे उसके पार्ट्स भी बढ़ जाएंगे, लेकिन एक चीज़ में कांस्टेंट क्या होता है, जब मैं इन्हें कट करता हूँ, 4 1 4, 4 2 8, तो मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है, क्या, 1:2, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है हमें। क्या मिल रही है, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो इसी कांस्टेंट वैल्यू को ही बोला जाता है प्रोपोर्शन। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम और एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझते हैं, फिर उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फटाफट मैं बोर्ड को रफ कर देता हूँ, उसके बाद अपना हमें और आगे का एग्जाम्पल देखने के बाद हम प्रैक्टिस सेट को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो आपकी बुक का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया गया है, क्या है, अगर 10 पेन हैं, क्या है, 10 पेन है और उनका कॉस्ट कितना है, 60 रुपीज़। कितना है, 60 रुपीज़, है ना। ये एक एग्जांपल है ना। अभी एग्जांपल को हम समझने के बाद अपना प्रैक्टिस सेट क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 10 पेन है, 10 क्या है, पेन है, और कॉस्ट क्या है उसका, 60 रुपीज़। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपको बोला जाए 13 पेन का कॉस्ट निकालो, तो 13 पेन का कॉस्ट, है ना। मतलब ये क्या है, एक रेशो है, किसका रेशो है, पेन का और पेन के कॉस्ट का। वैसे ही एक और एक रेशो हमें बनाना है, किसका, 13 पेन का और उसके प्राइस का, यानी प्राइस हमें क्या करना है, फाउंड करना है। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर अगर जो चीज़ हमें नहीं मालूम होती है हम उसे क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, है ना। एज्यूम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अल्फ़ाबेट्स का। अल्फ़ाबेट्स क्या हो सकते हैं, ABCD, कुछ भी A to Z तक आप कुछ भी डाल सकते हो, है ना। चलो अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, मैं इसको मान लेता हूँ X। क्या मान लेता हूँ, X क्यों माना मैंने, क्योंकि मुझे X की वैल्यू ही फाइंड करनी है, यानी 13 पेन का क्या पता करना है, कॉस्ट पता करना है ना। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं।
10/60 यानी 10 पेन का कॉस्ट कितना है, 60 रुपये है। अब वैसे ही 13 पेन का मुझे निकालना है। अब जो नहीं मालूम है उसको मैं क्या एज्यूम करूँगा, x, ठीक है। अब क्या करने वाला हूँ, अब मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 13 पेन का कॉस्ट पता चल जाएगा, ठीक है। तो 10 इंटू एक्स, जब 10 कोई वेरिएबल अगर नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसके साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ना। अभी यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे क्या है, 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 10x, यानी जो ये 10 है x के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो क्या हो गया 10x। उसके बाद इक्वल्स टू लगाना है आपको, और 60 इंटू 13 करोगे कितना हो जाएगा आपका, 16 इंटू 30। अगर आप 16 इंटू 30 करोगे तो आपका हो जाएगा 780 हो जाएगा। उसके बाद आपको x चाहिए, आपको जो फाइंड करना है उसको एक साइड रखना है, बाकी जो आपको जिसमें से निकालना है उसको एक साइड अलग कर देना है, ठीक है। तो मुझे अभी चाहिए क्या, x चाहिए, है ना। x को मैं एज इट इज़ रखता हूँ, लेकिन जो ये 10 है, 10 किस में है, मल्टीप्लाई में है ना। तो अगर उस साइड अगर मैं भेजता हूँ तो क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, 780 था, वैसे ये मल्टीप्लाई में था। अब इधर क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, है ना। अब फटाफट डिवाइड कर लेते हैं, क्या हो जाएगी, 78 हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 78 रुपीज़। यानी अब जो मेरा 13 पेन का कॉस्ट था वो कितना है, इधर आपको लिखना है आंसर ऐसे, आंसर द कॉस्ट ऑफ 13 पेन, द कॉस्ट ऑफ 13 पेन्स इज 78 रुपीज़, ठीक है। ऐसे आपको आंसर देना है। अब ये समझ में आ गया। वैसे ही अब हमें क्या करना रहेगा, एक कोई क्वांटिटी दी है और दूसरी क्वांटिटी को भी क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, समान अनुपात क्या होता है ना। चलिए अपना हम प्रैक्टिस सेट क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो तो प्रैक्टिस सेट आपका होगा ये, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 37, हेडिंग डाल देता हूँ मैं, प्रैक्टिस सेट 37, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है इफ़ 7 kg ओनियन कॉस्ट 140 रुपीज़, यानी अगर 7 kg यानी 7 किलो ओनियन, 7 किलो क्या ओनियन का कॉस्ट कितना हो, 7 किलो ओनियन का कॉस्ट कितना हो, 140 रुपीज़, यानी 140 रुपीज़, है ना। अब दिया क्या गया है मुझे, 7 अपॉन ये क्या हो जाएगा 140। उसके बाद और मुझे पूछा क्या गया है, मुझे ये पूछा है कि बताओ वैसे 12 kg ऑनियन का कितना होगा। अब मुझे ये मालूम नहीं है उसका कॉस्ट, तो मैं उसे क्या एज्यूम करूँगा, x एज्यूम कर लूँगा। यानी कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट्स को आप क्या कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। जो चीज़ आपको मैथ्स में नहीं मालूम होती है उसको आप क्या करोगे, एज्यूम करोगे। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर दूंगा, इसके बराबर लिख दूंगा 12 अपॉन x, है ना, क्योंकि x ही तो मुझे फाइंड करना है, यानी 12 kg, यानी 12 किलो ओनियन का प्राइस पता करना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू एक्स क्या होगा, 7x, है ना। ये क्या हो जाएगा 7x इक्वल्स टू 140 इंटू 12, 140 इंटू 12 इधर मल्टीप्लाई कर लो अगर आपको नहीं आता है ना, तो फटाफट कर लेते हैं। 2 0 0, 2 4 8, 2 1 2, ये क्या हो जाएगा 1 0 0, 1 4 4, 1 1 1, तो प्लस कर लेते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा, तो 1680, 1680 रुपया, कितना हो गया 1680 रुपया हो गया। अब मैं इसे क्या कर दूंगा, अब मुझे चाहिए x, मुझे क्या फाइंड करना है x। अब x को एक साइड रखूंगा, बाकी को कहाँ भेज दूंगा, उस साइड भेज दूंगा, है ना। तो अभी इस साइड में क्या है 1680 है, और 7 को अब मैं इधर किस में था, डिवीज़न में था, है ना, मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा। अब मैं इधर भेज देता हूँ इसे। अब डिवीज़न में हो गया तो डिवाइड कर लो, आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकल के आ जाएगी, x इक्वल्स टू डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा ये 16, 7 2 जा 14, है ना। उसके बाद 7 4 जा 28, ये हो गया 0, तो आपका कितना वैल्यू आया 240। x का वैल्यू क्या है 240, यानी अगर 12 kg ओनियन आप लेते हो तो उसका कॉस्ट कितना होगा 240 रुपये, है ना। तो आंसर आपको करके डाल देना है, आंसर द प्राइस ऑफ 12 kg, द प्राइस ऑफ 12 kg ओनियन, 12 kg ओनियन इज़ 240 रुपीज़। बस ऐसे आपको बता देना है ना। चलिए आगे का आप सॉल्व करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन रहेगा नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अभी हम अपना देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, बोला है 600 रुपये का मैं 15 लोगों को खाना खिलाता हूँ। कितना, 600 रुपये का
15 लोगों को खाना खिलाया गया। तो बताओ वैसे ही 1280 रुपये का यानी 1280 रुपीज़ का कितने लोग को खाना खिला सकोगे, है ना। तभी इसको मैं क्या मान लूँगा, x। ये मुझे पता नहीं है, मैथ्स में जो चीज़ पता नहीं होती उसको हम क्या मानते हैं, x मानते हैं, है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब क्या करता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा 600, तो कितना हो जाएगा 1600 है x, ठीक है। और 15 इंटू 12 करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा 15 इंटू 12 80 19200, ठीक है। 19,200 हमारा आ गया। अब क्या फाइंड करना है मुझे, x निकालना है। क्या निकालना है, x निकालना है ना। तो मैं 19 को ऐसे ही रखूँगा, लेकिन जो मेरा 600 किससे मल्टीप्लाई हुआ है, x से हुआ है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा, यानी अगर ये गुणा में है यहाँ पे क्या आ जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पे मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू 32, यानी मुझे 1280 रुपये का कितना 32 लोगों को मैं खाना खिला सकता हूँ, है ना। 32 लोगों को खाना खिला सकता हूँ, फीड कर सकता हूँ इनको मैं, ठीक है। तो आंसर आप डाल देना, यानी आंसर आप क्या लिख दोगे, आंसर लिख दोगे 1280 रुपीज़ का हम कितने 32 लोगों को फीड कर सकते हैं, है ना। बस आपका ये हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है अगर 9 गाय हैं, कितना, क्वेश्चन नंबर 3 9 काउस हैं, कितने 9 काउस हैं, और उनको 13 kg यानी 13 किलो 500 ग्राम क्या लगता है, अनाज लगता है ना। 13.5 kg, ठीक है। 9 गायों के लिए 13.5 kg क्या लगता है, अनाज लगता है। तो हमें पता करना है कि बताओ कैसे 12 गायों को कितना लगेगा, यानी 12 काउस को कितना अनाज लगने वाला है, ये हमें फाइंड करना है। तो अनाज फाइंड करना है, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, ठीक है। चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू 9 क्या हो जाएगा 9x, है ना, इक्वल्स टू 13.5, मतलब 13.5 को आप क्या कर लोगे, 2 से क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना। 13.5 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। चलो 2 5 10, कितना हो जाएगा, 2 5 10, 2 3 6, 1 7 हो गया, 2 1 2, ये हो गया, 1 5 5, 1 3 3, 1 3 1 1 1। तो कितना आ जाता है हमारा आ जाएगा कुछ 3 3 6 1620, ठीक है। तो अब मैं इसे क्या कर लूँगा, x मुझे चाहिए तो x को ऐसे ही रखूँगा, ये किस में था, मल्टीप्लाई में था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, है ना। किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 9 से अगर जब मैं इसे डिवाइड करता हूँ मेरा क्या आने वाला है, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 18 kg, यानी 18। अगर मैं 12 गायों को कितना अनाज खिलाऊँगा, 12 गायों को कितना अनाज लगने वाला है, वो कितना है 18 kg, है ना। तो आंसर आप डाल दो, आंसर क्या डालोगे, आंसर डाल दो इधर पे, फॉर 12 काउस वी नीड 18 kg, वी नीड 18 kg फूड, ठीक है। चलो ये हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। चलो फटाफट ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला है, ये बोला है 12 कुंटल सोयाबीन का प्राइस कितना है, 12 कुंटल यानी 12 कुंटल का प्राइस जो है, 12 कुंटल सोयाबीन है ना, उसका प्राइस कितना दिया गया है, उसका प्राइस दिया है 36,000 दिया है। तो वैसे बताइए कि 8 कुंटल का कितना होगा, यानी 8/x मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे 8 कुंटल का प्राइस पता करना है ना। अभी मुझे x पता करना है, मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। ये कुछ इस प्रकार रहेगा 36,000, उसके बाद इक्वल्स टू 8 कुंटल अपॉन x, मुझे x चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 12x, ये क्या हो जाएगा 12x इक्वल्स टू 36,000 इंटू 8 कितना हो जाएगा मेरा 2,88,000, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 12 से इसको डिवाइड कर दूंगा, यानी ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में, है ना। चलिए 2,88,000 को हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, 12 से, तो हमारा कितना आ जाएगा
24,000 कितना आ जाएगा 24,000 है ना। x इक्वल्स टू 24 यानी 8 कुंटल के लिए हमें कितना रुपया चाहिए 24,000 है ना। इधर डाल दो आंसर। फॉर 8 कुंटल वी नीड 24,000 रुपीज़। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में हम क्या देखने वाले हैं, हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन यानी विलोम अनुपात है ना। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है 16,000 यानी 16,000 रुपीज़ का आपको 2 फ़ोन मिलता है। ठीक है, 16,000 रुपीज़ का आपको 2 फ़ोन मिल रहा है। तो बताइए 13 फ़ोन का कितना होगा, कितना 13 फ़ोन का कितना प्राइस होने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है 16,000 का 2 फ़ोन है, तो हम एक फ़ोन का अगर प्राइस निकालेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे 13 से, तो हमें कॉस्ट पता चल जाएगा कि 13 फ़ोन का कितना लगने वाला है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 जा 2 8 जा यानी कितना आ गया 8,000 का एक फ़ोन है। तो वैसे ही हमें कितना फ़ोन चाहिए 13 फ़ोन का क्या चाहिए, प्राइस चाहिए ना। तो 13 को क्या कर लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे है ना। 8,000 इंटू 13 क्या हो जाएगा हमारा 1,04,000 है ना। तो ये हमारा क्या है, प्राइस है कितने फ़ोन का 13 फ़ोन का है ना। तो आंसर आप डाल दोगे, आंसर 1,04,000 रुपीज़ रिक्वायर्ड टू बाय 13 फोन्स है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो वैसे ही उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया रहेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है आप बेझिझक होकर कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसका बहुत जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा है ना। तो अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ चुका है और हमारा प्रैक्टिस सेट भी क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।